नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम द हिंदू के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। चूंकि हम हिंदी मीडियम में नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा डिले हो जाती है वीडियो। तो एक आर्टिकल ये क्वाड से रिलेटेड है, दूसरा आर्टिकल अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति से रिलेटेड है, और तीसरा आर्टिकल एक और है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले आर्टिकल पर आते हैं। आर्टिकल है द हिंदू का, टाइटल है अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति। अब आर्टिकल पर पढ़ने के पहले हम ये जानते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र कौन सा है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये लाल गोले के अंदर का एरिया, सॉरी, जो ये सर्किल है ये इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। इसमें इंडियन ओशन का रीजन और पैसिफिक ओशन का साउथ चाइना सी के आसपास का क्षेत्र इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। चलिए आते हैं आर्टिकल पर। तो न्यूज क्या है? यूएसए ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। इस नीति में फोकस कहाँ है? फोकस मेनली है चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियां। इस क्षेत्र में जो चीन लगातार अपना दबाव बना रहा है उस पर फोकस किया गया है। और दूसरा, जो भारत और यूएसए का टाई अप है इंडो पैसिफिक रीजन में, यूएसए ने भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया है। तो उसका और उस रणनीति का और विकास करना, और फिर प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख किया है। तो रणनीति में क्या फोकस पॉइंट क्या है? चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियां, फिर भारत के साथ रक्षा साझेदारी, और क्षेत्रीय क्षेत्रीय दावेदार के रूप में भारत की भूमिका को महत्व दिया गया है। अब इस जो यूएसए की इंडो पैसिफिक रणनीति है उसको कुछ बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। बेसिकली यूएसए ने रणनीति के माध्यम से इंडो पैसिफिक एरिया के लिए एक नया विजन तैयार किया है। मतलब कुछ समय बाद यूएसए कैसा इंडो पैसिफिक रीजन चाहता है, तो उसमें कुछ निश्चित मानक या पैमाने निर्धारित किए हैं जो निम्न बिंदु हैं। पहला है स्वतंत्र और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र, और फिर दूसरा है क्षेत्र में संपर्क, तीसरा है क्षेत्र में समृद्धि, चौथा है क्षेत्र में सुरक्षा, और पांचवा है पर्यावरण। देखिए, कोई भी रणनीति हो, कोई भी डायलॉग हो, पर्यावरण हर डायलॉग या हर रणनीति का हिस्सा होता ही है, क्योंकि वर्तमान समय में जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके हम एक एक बिंदु को डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो पहला बिंदु है जो स्वतंत्र और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत यूएसए ने क्षेत्र में लोकतंत्र को प्रोत्साहन देने की बात कही है। मैं बेसिकली ये चीन को टारगेट करके यह प्रावधान किया गया है, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है। फिर दूसरा बिंदु है स्वतंत्र प्रेस, और तीसरा है नागरिक समाज, जो सिविल सोसाइटी की भूमिका को अग्रणी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और प्रेस को लिबर्टी या फ्रीडम मिलना चाहिए। फिर इसके बाद आता है संपर्क। तो रीजन में यूएसए ने दो प्रकार से संपर्क की बात कही है। आईपी मतलब इंडो पैसिफिक, एक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भीतर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बाहर। मतलब यूएसए जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विजन देख रहा है, उसमें वह रीजन के अंदर से भी सहयोग चाहता है और रीजन के बाहर से भी सहयोग चाहता है। तो रीजन के अंदर में देख सकते हैं क्वाड, जो इंडिया, चाइना, यहाँ पर देखिए जो क्वाड समूह है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का ग्रुप है। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड समूह है। फिर आसियान है। आसियान कंट्री कौन है? आसियान कंट्री ये है, ये यहाँ पर 10 कंट्री हैं जो आसियान कहलाती हैं। फिर इसके बाद ऑकस। ऑकस में बेसिकली कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इनसे सहयोग चाहता है क्षेत्र के भीतर, और क्षेत्र के बाहर देखें तो कौन है? नाटो और ईयू। नाटो यूरोप का अमेरिका का सुरक्षा संगठन है। नाटो और ईयू मतलब यूरोपीय देशों का संगठन। तो इन सब संगठनों को वह इंडो पैसिफिक रीजन में संपर्क के लिए उनसे अपील या उसकी रणनीति है कि इन सब संगठनों से संपर्क किया जाए। और फिर तीसरा है क्षेत्र की समृद्धि। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की समृद्धि कैसे की जाए? तो पहला बिंदु है सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला, जो
अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित व सतत बनाया जाए। और फिर ऊर्जा में, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश किया जाए। और फिर तीसरा है पर्यावरणीय मानक और उच्च श्रम और पर्यावरणीय मानक निर्धारित किए जाए। और फिर चौथा बिंदु है सुरक्षा। सुरक्षा में एकीकृत निवारण तंत्र होना चाहिए। रीजन में जो भी समस्याएं आती हैं उनके निवारण के लिए एक एकीकृत तंत्र होना चाहिए। फिर आता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्या क्या बात कही है। तो ये कॉमन सब में टॉपिक ये टॉपिक सब में कॉमन होते हैं। पहला पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब समस्याओं के लिए परस्पर सहयोग और भागीदारी की अपील की है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये बिंदु रणनीति के हिस्से हैं। और फिर रणनीतियों में क्षेत्र में कुछ चुनौतियों को भी स्वीकार किया गया है। प्रमुख चुनौतियां क्या है? संसाधनों की कमी है। चीन और भारत दोनों सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में संसाधन ज्यादा चाहिए, लेकिन अपेक्षा स्वरूप संसाधन कम है। ऐसे में संसाधनों की कमी प्रमुख चुनौती है। फिर दूसरा है आंतरिक संघर्ष। देशों के अंदर भी संघर्ष है और देशों का परस्पर संघर्ष है। जैसे आप देखें तो इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। चाइना की दावेदारी या चाइना का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव या कहा जाए चाइना जबरदस्ती अन्य राष्ट्रों पर अपने दबाव बना रहा है। और शासन संबंधी चुनौतियां, जैसे म्यांमार में अभी लोकतंत्र का पतन हुआ, वहां सैन्य शासन है। तो इन शासन संबंधी चुनौतियों को रणनीति में हाईलाइट किया गया है। तो ये थी यूएसए की इंडो पैसिफिक रणनीति। उसका विजन के मुख्य बिंदु थे स्वतंत्र व मुक्त क्षेत्र, परस्पर संपर्क, समृद्धि, सुरक्षा, पर्यावरण और अन्य चुनौतियां। और फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रणनीति में क्या भारत का क्या स्थान है या भारत को कितना महत्व दिया गया है। तो हम सब जानते हैं यूएसए ने स्थानीय नेतृत्व के रूप में भारत का समर्थन किया है। यूएसए क्योंकि चीन को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र विकल्प रीजन में भारत को देखता है, तो भारत का स्थानीय नेतृत्व के रूप में समर्थन किया है। इसी रणनीति के तहत क्वाड ग्रुप है, उसमें भारत सदस्य है। हमने आपको अभी बताया चीन का विकल्प यूएसए के लिए भारत ही है, चीन से शक्ति संतुलन करने में। इसी सब के मद्देनजर भारत और यूएसए ने स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस आदि विषयों पर परस्पर सहयोग दर्शाया है। तो भारत का महत्व ये है। अब क्षेत्र में चीन की भूमिका देखते हैं, क्योंकि चीन रणनीति का प्रमुख हिस्सा है, या चीन को दृष्टिगत रखते हुए ही रणनीति का निर्माण किया गया है। तो क्या है, पहला बिंदु क्या है? यूएसए का प्रमुख प्रतिद्वंदी है चीन। अब अभी आपने यूएसए और चीन के बीच व्यापार युद्ध की खबरें भी सुनी होंगी। और फिर चीन क्या करता है? दूसरे राष्ट्र पर आर्थिक दबाव बनाता है। पहले तो वह उनको आर्थिक सहायता देता है, और फिर जब एक स्तर के बाद आर्थिक कर्ज बढ़ जाने के कारण जब वो चुकाने में असमर्थ रहते हैं, तो वह उन पर आर्थिक दबाव बनाता है। जैसे श्रीलंका में वर्तमान समय में श्रीलंका का जितना विदेशी ऋण है उसमें से 10% चीन द्वारा लिया गया है। और फिर अभी आपने देखा होगा एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया चाइना विवाद हुआ, गलवान वैली का हादसा हुआ। दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। ताइवान पर चीन लगातार प्रभाव बढ़ा रहा है। आसियान देशों को अपने प्रभाव में लेने का विकल्प खोज रहा है। तो ऐसे में चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी भूमिका या अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में यूएसए ने नवीन इंडो पैसिफिक रणनीति अपनी घोषित की। उसमें उसने कुछ मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए जिनमें भारत को प्रमुखता दी गई। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर। हमने देखा कैसा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी इंडो पैसिफिक रणनीति से रिलेटेड ही है, उसी से रिलेटेड करके इसको देखा जा सकता है। टाइटल क्या है? क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक। देखिए हाल ही में न्यूज है, हाल ही में क्वाड के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हुई। बैठक कहाँ हुई? मेलबर्न में। टाइटल ये वाला आर्टिकल है फॉर समथिंग क्वाड रिमेन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु शेयर मेनी थिंग्स वगैरह। तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अब पहले हम देखते हैं क्वाड क्या है। क्वाड 4 देशों का संगठन है, अभी बताया। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडिया और चौथा है यूएसए। तो ये 4 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसे क्वाड कहा जाता है। तो न्यूज है क्वाड के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हुई। कहां पर हुई? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में।
अब पहले देखते हैं बैठक के प्रमुख बिंदु क्या रहे। तो बैठक के प्रमुख बिंदु को प्रमुख केंद्र क्या रहा? सुरक्षा रहा। क्षेत्र में सुरक्षा स्थापित करना। सुरक्षा के अंतर्गत पहला बिंदु, पहली बात क्या कही क्वाड के बैठक में, कि स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र का निर्माण किया जाए। देखिए, अभी यूएसए ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की और उसी के बाद उसी समय क्वाड की बैठक होती है। वहां पर कहा जाता है, चारों देशों में सहमति बनती है कि स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र का निर्माण किया जाए और आतंकवाद का विरोध किया जाए। और सभी सदस्यों ने यह आश्वासन दिया है कि वह अपने क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में नहीं होने देंगे। इसके बाद पहली बार पहली बार क्वाड ने जो भारत में मुंबई हमला हुआ था, फिर 26/11 हमला हुआ और पठानकोट हमला हुआ, उसके उसको संदर्भ में लिया और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से न्याय की अपेक्षा की है। तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत पर हुए आतंकी हमलों को क्वाड ने रिकॉग्नाइज किया है। तो सुरक्षा के अंतर्गत ये देखा, ये 4 बिंदु देखे। फिर आता है कोविड संकट। कोविड संकट के अंतर्गत क्या-क्या बात हुई? तो मार्च 2021 में क्वाड देशों ने क्वाड वैक्सीन साझेदारी की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत क्षेत्र में और क्षेत्र से बाहर वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 1 बिलियन टीकों का वितरण किया जाएगा, पहला डिसीजन। फिर दूसरा, वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन वैक्सीन का वितरण किया जाएगा, दूसरा डिसीजन। 2 डिसीजन कोविड संकट से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 1 बिलियन टीकों का वितरण और वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। अब म्यांमार और क्वाड, म्यांमार पर जो संकट चल रहा है उसके संदर्भ में क्वाड का क्या डिसीजन रहा, ये देखते हैं। तो क्वाड ने पहले म्यांमार में हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया, जो कि जनरली है। फिर उसके बाद दूसरा, आसियान ने, जो आसियान कंट्री है 10, हमने अभी बताया कि जो ये रीजन है यहाँ पर, इसको आसियान कहा जाता है, यहाँ के 10 देश हैं। तो आसियान ने म्यांमार स्वयं आसियान का पार्ट है, 10 सदस्यों में से एक सदस्य म्यांमार भी है। तो आसियान देशों ने वहां पर लोकतंत्र की बहाली के लिए और स्थितियों के सामान्यीकरण के लिए प्रयास किया है। इसके लिए जो म्यांमार में सैन्य शासन है और आसियान है, उनके मध्य 5 सूत्री कार्यक्रम पर सहमति बनी है। तो क्वाड ने आसियान के प्रयासों का समर्थन किया है, वह सहयोग की इच्छा जाहिर की है और म्यांमार में पुनः लोकतंत्र की स्थापना की अपेक्षा की है। इसके बाद तकनीकी क्षेत्र में क्वाड ने क्या किया है इस बैठक में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। जो नवीन उभरती हुई तकनीकी है उनको सहयोग देने की बात हुई, आतंकवाद विरोध की बात हुई, 5G तकनीक में परस्पर सहयोग की बात हुई, समुद्री डोमेन में जागरूकता की बात हुई, क्योंकि ये सभी देश समुद्री रीजन से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी तटरेखा इतनी अधिक है, भारत की भी तटरेखा आप जानते हैं, जापान भी समुद्री क्षेत्र है और अमेरिका के पास भी एक अच्छा खासा समुद्री क्षेत्र है। तो समुद्री डोमेन में जागरूकता और आपदा प्रबंधन पर सहमति हुई। अब देखते हैं बैठक में भारत का दृष्टिकोण या भारत की भूमिका क्वाड में क्या है। तो सबसे पहले जो क्वाड वैक्सीन साझेदारी थी, तो भारत ने क्वाड वैक्सीन साझेदारी में वैक्सीन आपूर्ति की प्रतिबद्धता जताई है। जो भारत है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास को हमेशा से समर्थन करता आया है। भारत हमेशा से ही क्षेत्र में चीन को संतुलित करना चाहता है। इसी के वैकल्पिक रूप में इसी के मद्देनजर क्वाड भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। अब क्वाड के अंदर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने परस्पर सहयोग जताया है। सहयोग में क्या है कि विश्वसनीय व लचीली आपूर्ति श्रृंखला, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विश्वसनीय व लचीली आपूर्ति श्रृंखला और हिंद प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक व समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने परस्पर सहयोग के माध्यम से ये लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके अलावा 2021 में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पर सहमति जताई, इन पर हस्ताक्षर किए हैं 2021 में। किस किस ने? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसके अतिरिक्त भारत हमेशा से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, कनेक्टिविटी, समुद्री स्वतंत्रता और सहयोगात्मक विकास का समर्थन करता आया है। तो ये भारत के क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण ये है।
क्वाड में क्या निर्णय, क्वाड की बैठक में भारत ने क्या प्रतिबद्धता जताई कि वैक्सीन आपूर्ति और इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाई अप में क्या क्या उद्देश्य हैं, और 2021 में जो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव हुआ है वो। अब देखते हैं क्वाड, क्वाड क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सदस्य कौन है? 4 हैं, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हमने अभी आपको मैप पर दिखाया। तो क्वाड का जो कॉन्सेप्ट था वह 2007 में आया था। किसने दिया था? शिंजो आबे, जो तत्कालीन जापान के राष्ट्रपति थे शिंजो आबे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इसका विचार प्रस्तुत किया था, परंतु यह असफल रहा। चीन के प्रभाव में ऑस्ट्रेलिया ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, तो यह असफल रहा। फिर 2012 में इन्होंने, शिंजो आबे ने पुनः डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का विचार दिया, जो फिर से असफल रहा। लेकिन इन दी एंड 2017 में, नवंबर 2017 में क्वाड की स्थापना होती है और पहली बैठक होती है। उद्देश्य क्या है? मुक्त, स्वतंत्र, समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना। जो ये क्वाड है यह बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस्ड है। तो जो इसका घोषित उद्देश्य है, मुक्त, समृद्ध और स्वतंत्र हिंद महासागर क्षेत्र का निर्माण करना, और एक जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य है वह है चीन को संतुलित करना। चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है क्षेत्र में उसको संतुलित करना। तो ये क्वाड है। स्थापना के 3 चरण थे, 2007, 2012 और 2017। उद्देश्य और सदस्य। तो ये थी पूरी न्यूज। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक। बैठक को हमने 4 बिंदुओं पर देखा कि मुख्य केंद्र सुरक्षा पर, कोविड संकट, म्यांमार पर, और तकनीकी विमर्श। फिर क्वाड और भारत के रिलेशन देखे या भारत का दृष्टिकोण देखा। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है क्या, उसका पूरा परिचय देखा। ठीक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।